कई बार तुमने देखा है जो बहुत ज़्यादा गोरे इंसान होते हैं वो हंसते हैं तो उनके गाल के ऊपर पतली पतली सी नस दिखती, वही होती है एंडोथेलियम। अगर दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन है तो एक लंग्स में कितनी होगी सर? 150। मतलब सर जितनी कम मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतना ही आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। यस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्सेशन हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्स। इनके बीच में हमारे पास मसल प्रेजेंट होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ इंटरकोस्टल मसल। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ आओ जल्दी जल्दी बैठो, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में कितना पढ़ा दिया था बेटा? कंडक्शन जोन पढ़ा दिया था और हमने रेस्पिरेटरी जोन पढ़ा दिया था। कंडक्शन जोन किस लिए होता है? सर कंडक्शन जोन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और रेस्पिरेटरी जोन किस लिए होता है? सर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होती है सर? कंडक्शन जोन में। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहाँ एब्सेंट होती है सर? बताओ बताओ। हाँ हाँ, कौन सी? हाँ, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। कुछ नोट लिखवाना रह गए थे, हाँ नोट लिखवा देते। चलो जी, नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1 ये है, नोट 1, कंडक्शन जोन कहाँ से स्टार्ट होता है? सर कंडक्शन जोन स्टार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। सर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? टर्मिनल ब्रोंकियल। कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंकियल तक, ठीक है सर। और सर अब सेकंड नोट, रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है? सर रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल तक, ब्रोंकियल से, और ख़त्म होता है सर ब्रोंकियल, और ख़त्म होता है सर एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई स्टार्ट होती है कैसे? पहले डक्ट, आर्टरिया एंड देन सैक। लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फिर एक और नोट लिखो। नोट नंबर 3 ये कहता है कि सी शेप जो रिंग है किससे बनी है? सर हाइलिन कार्टिलेज। और इलास्टिन कार्टिलेज से क्या बना था? सर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस। हाइलिन कार्टिलेज ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी सर ट्राकिया से टर्मिनल ब्रोंकियल तक। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं डायरेक्टली तुमको लिखवा रहा हूँ, तो उसको याद रखना, ठीक है। एक और देखो, फोर्थ एक हमारा आता है ब्रोंकियल ट्री। अच्छा, ये जो रेस्पिरेटरी जोन है ना, इसका एक और नाम होता है रेस्पिरेटरी ट्री। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री पूछे या फिर रेस्पिरेटरी जोन पूछे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से स्टार्ट होता है और एल्वियोला तक, ये दोनों एक ही होते हैं। अब ब्रोंकियल ट्री की बात कर लेते हैं। ब्रोंकियल ट्री हमारा स्टार्ट होता है ट्राकिया से। सॉरी, ये जो है ना सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, ये टर्मिनल तक नहीं होती, ये होती है इनिशियल ब्रोंकियल तक, इनिशियल ब्रोंकियल तक। और ये ट्राकिया से स्टार्ट होता है और ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक जाता है। सर कौन? ब्रोंकियल ट्री। आया ना? शाबाश। आज तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी मेरे माइक में, इंटेंसिटी बढ़ा ली मैंने माइक की, चलो कोई बात नहीं। तो ये नोट है, इसको लिखो। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एल्वियोलाई। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सर बेसिक डिटेल पढ़ ली, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने लंग्स पढ़ लिया, ठीक है। लंग्स का हमने स्ट्रक्चर देखा। फिर उसके बाद हमने लंग्स में 2 जोन आते हैं, कंडक्शन जोन, रेस्पिरेटरी। अच्छा, एक और नोट लिख लो, चलो। हमारा जो रेस्पिरेटरी
सिस्टम है वो, उसके अंदर दो जोन होते हैं, कंडक्शन जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो भूलना मत, ये इसको हाईलाइट करके लिख लो। रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्शन जोन किसके पार्ट है सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। किसके पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। कंडक्शन जोन कहाँ से स्टार्ट होता है सर? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल पे खत्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी जोन की बात करूँ या रेस्पिरेटरी ट्री की बात करूँ, बात एक ही है। कहाँ से स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल तक, और कहाँ तक जाता है? एल्वियोलाई तक। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज जो रिंग्स होती है कहाँ से स्टार्ट होती है सर? ट्राकिया से। खत्म कहाँ होती है सर? इनिशियल पे, टर्मिनल पे नहीं, इनिशियल पे। और ब्रोंकियल ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्राकिया से, और खत्म कहाँ होता है? टर्मिनल ब्रोंकियल तक। इन दो को याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जोन होते हैं, कंडक्शन जोन और रेस्पिरेटरी जोन। लंग्स खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालो, एल्वियोलाई। इसको नोट करो। हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसकी होता है सर? लंग्स की। पक्का? बॉडी की नहीं होता। तो फिर बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होता है सर? सेल। कौन होता है? सेल। सेल की आउटर मेम्ब्रेन का नाम सेल वॉल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सर कुछ नहीं प्लांट की बात करें तो सेल वॉल बाहर होती है, और एनिमल की बात करें तो बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है सर? फोस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल वॉल प्लांट की किससे बनी होती है सर? सेलुलोज। किससे? सेलुलोज। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टेट और प्रोटीन, पैक्टिन, सॉरी। चलो इसके बारे में दो चार बात लिख लेते हैं। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है साहब। सेकंड सर, एल्वियोलाई थिन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होती है। थर्ड, एंड वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने कहा था लंग्स कैसे होता है? वेस्कुलराइज्ड बैग। और गिल्स कैसे होते हैं? वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, इसको याद रखना। फोर्थ पॉइंट सर, 300 millions of alveoli present in both lungs। अगर दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन है तो एक लंग्स में कितनी होगी सर? 150। क्वेश्चन आ जाए, बताओ ईच लंग्स के पास कितनी एल्वियोलाई है? तो ईच का मतलब होता है एक। कितना टिक करोगे? 150, 300? 300, 150। ठीक है, ठीक है साहब। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे 5 पॉइंट ब्रीथिंग की। सबसे पहला पॉइंट था ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन, सांस लेना सांस छोड़ना। सेकंड पॉइंट था एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना, किसके अक्रॉस? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के। तो सबसे पहले एक्सचेंज कहाँ पर हुई थी गैसेज? बताओ सर, एल्वियोलाई। थर्ड पॉइंट क्या था? ट्रांसपोर्ट होना गैसेज का, ट्रांसपोर्ट हुआ। फोर्थ क्या था सर? फिर से एक्सचेंज होना इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एंड पांचवा क्या था? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो 2 बार डिफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी साइट ऑफ गैस डिफ्यूजन कौन है सर? एल्वियोलाई।
इसी में एक और पॉइंट लिखो, सेकेंडरी साइट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन कौन है सर? टिश्यू। सर सेकेंड टाइम टिश्यू के साथ गैसेस एक्सचेंज हुई थी और फर्स्ट टाइम हुई थी एल्वियोलाई के साथ। ये नोट करके लिख लेना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएंगे इस पर। और अगला पॉइंट है नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है? सर वो होती है 3। कितनी होती है बेटा? 3। कौन कौन सी होती है? पहली का नाम SSE मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है साहब। दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ तो तुम्हें अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है फाइब्रस की एंड नॉन सेलुलर। तीन थी, 2 हो गई, तीसरे का नाम है एंडोथीलियम। ठीक है। एंडोथीलियम की होती है मोस्ट थिन कैपिलरी। मोस्ट थिन कैपिलरी। कई बार तुमने देखा है जो बहुत ज़्यादा गोरे इंसान होते हैं वो हंसते हैं तो उनके गाल के ऊपर पतली पतली सी नस दिखती है, देखा है? वही होती है एंडोथीलियम। सबसे पतली नर्व जिसको बोलते हैं वो होती है एंडोथीलियम, इसलिए इसका नाम दिया गया मोस्ट थिन कैपिलरी। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी? 3। किसकी? एल्वियोलाई की। सर लंग्स की नहीं, एल्वियोलाई की। SSC बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी है? फाइब्रस एंड नॉन सेलुलर। ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार ना, फाइब्रस एंड नॉन सेलुलर का। नॉन सेलुलर वो जो जहाँ सेल नहीं होता, जो डेड होता है एरिया। ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाता हूँ। बातें नहीं, बात करने आए तो क्या इधर? कितनी मेम्ब्रेन है? नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की 3। कौन कौन सी? SSC बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। यहाँ पे भी मैं 3 ही बनाऊंगा। ये देखो, ये रही SSE जिसका नाम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जो स्पेस दिख रहा है ये है हमारी दूसरी मेम्ब्रेन, सेकंड, जिसको मैं बोलता हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये है तीसरी मेम्ब्रेन
एंडोथीलियम, मोस्ट थिन कैपिलरी। ये हमारा जो स्पेस है इसका नाम है एल्वियोलर कैविटी। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम नोट करो कि सर दो अलग अलग तरह के सेल दिख रहे हैं, एक तो ये थोड़े से लंबे है और एक ही कुछ सर आपने बॉक्स जैसे शेप के बनाए हैं। तो इन वालों का जो नाम होता था पहले लिखवा देते, इनको बोलते थे न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 1। और न्यूमोसाइट 1 ही बने होते थे, ये वो सेल होते थे जो एसएससी से बने होते थे। अब इसका नाम सिलेबस से हटा दिया है तो इसलिए डायरेक्टली एसएससी लिखते हैं, बट हम याद रखेंगे अगर पेपर में नीट में अगर दे दे तो न्यूमोसाइट्स 1 कौन से, एसएससी। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफ्यूजन कराने में। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताया था जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था तो एसएससी के कितने काम होते हैं, एफडी, फिल्ट्रेशन करना और डिफ्यूजन करना। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन भी करता है और डिफ्यूजन भी करता है। न्यूमोसाइट 1 कौन सा सेल होता है हमारा, एसएससी का बना हुआ। अब ये जो है बॉक्स वाले जो है सेल, इनका नाम होता है न्यूमोसाइट 2। क्या नाम होता है इसका, न्यूमोसाइट्स 2। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। एल्वियोलर की वॉल को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होने से और एक्ट करते हैं एज अ सर्फेक्टेंट। और ये बने एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बहुत पहले पूछा जाता था, ये बने हैं मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, और इनका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है लेसिथीन। ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में तुम पढ़ लोगे, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कि लेसिथीन एग्जाम्पल होता है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, बाकी अगर तुम लोगों ने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है तो वो तुम याद होगा, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है लेसिथीन। बीएससी के अंदर जाओगे तो एग्जाम्पल 2 दिए होते हैं, हालांकि हम यहीं पे बता देंगे। तो 3 हो गए। एंडोथीलियम में क्या होता है, यहाँ पे ये आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी। अब ये रही, ये जो मैंने बुक सुना है ये रही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कितनी, 3। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इसकी थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है लेस देन 1 mm और 0.5 mm। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। भाई इसकी थिकनेस डिपेंड करती है ना, मान लो अगर ये वॉल है, ये रही, अगर मेरे को गैस को इससे डिफ्यूज़ कराना है, अगर ये ज़्यादा मोटी वॉल होगी, ज़्यादा मोटी मेम्ब्रेन होगी तो गैसेस को जाने में गैस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होगी, अब कम होगी और अब कम होगी। मतलब सर जितनी कम मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतना ही आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। यस, तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी लेस देन 1 mm और 0.5 mm है। इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं ड्यूरिंग डिफ्यूजन वो मैं अभी लिखवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि
जितनी पतली हमारी मेम्ब्रेन होगी उतना ज़्यादा हमारा डिफ्यूजन हो सकेगा गैसेस का, जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी उतना कम डिफ्यूजन करेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, मैं अभी बताता हूँ, फिलहाल तो इसको नोट करें। ये एल्वियोलर का स्ट्रक्चर था, नोट कर लो इसको। हाँ भाई कर लिया नोट, एक बार फिर से बताऊँ क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्वियोलाई। क्या पढ़ रहे हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट किसकी है, सर लंग्स की। हमारी बॉडी की कौन है, ह्यूमन बॉडी की, सर सेल। एक थिन एल्वियोलाई हमारी थिन होती है, इरेगुलर वॉल्ड होती है और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, लंग्स हमारा वेस्कुलराइज बैग होता है, गिल्स हमारा वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है और एल्वियोलाई हमारा वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कन्फ्यूजन मत करना, इसको नोट बना के लिख लो। 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन हमारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूँ एक में कितनी होगी, सर 150, दो में कितनी होगी 300। प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन है, प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन है, एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन कौन, सेकेंडरी साइट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन कौन है, सर टिश्यू। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है एल्वियोलाई में, 3, एसएससी, बेसमेंट, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किस क्या होती है, मोस्ट थिन कैपिलरी। और हमारी बेसमेंट कौन सी होती है, फाइब्रस होती है और नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, ये डायग्राम था। मैंने बोला न्यूमोसाइट 1 होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसएससी। न्यूमोसाइट 2 सेल्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से और एक्ट करते हैं एज ए सर्फेक्टेंट। दोनों एल्वियोलाई की वॉल को पास आने से बचाते हैं। बने किससे होते हैं, फॉस्फोलिपिड से। एग्जाम्पल कौन है, लेसिथिन। ठीक है सर। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी है, लेस देन 1 mm। एनसीईआरटी में 1 mm लिखिए, लेस देन। अगर पेपर के अंदर 1 mm से कोई सा भी रेशियो दे दे, जैसे 0.5, 0.4, 0.6 या इवन 0.9 भी दे दे, तो भी टिक कर कर आना है, ये नहीं देखना, क्योंकि वहाँ पे वो लिखता है लेस देन 1 mm। 1 mm से छोटी चलेगी कोई सी भी। हो गया, रब कर दिया जाए इसको, समझ आया, कोई शक, कोई डाउट, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तुम लोग टाइम से, हाँ है ना है, कौन नहीं पढ़ रहा। अच्छा मैंने लास्ट टाइम बोला था एनसीईआरटी इतनी पढ़कर आना, पढ़कर आया हो, अरे रुक जाओ पूछता हूँ, और जिसका जवाब नहीं आया आज उसको सजा मिलेगी, 5 मिनट पे एक पैर पे खड़ा रहेगा। हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, 5 मिनट एक पैर पे वो खड़ा रहेगा। हाँ जी, कौन पढ़ कर आया और कौन नहीं आया, पढ़ कर आए हो तुम, पक्का पूछ लूँ, पक्का पूछ लूँ। ट्राकिया का काम क्या होता है, वेंट पाइप, एयर को इनटेक, ठीक है। एपिग्लोटिस कौन सी कार्टिलेज से बना है, इलास्टिन, वाह क्या बात है, सितार हो गया आज तो तुम, याद है। सी शेप किससे बना है, हाइलिन, वो तो अभी लिखवाया था ना। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ और पूछते हैं, रुक जाओ। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अभी बताया जितना पतली लेयर होगी, जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना ही अच्छी तरह से डिफ्यूज कर पाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
सेकंड हमारी किसका फोन आ रहा है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। फ़ोन आ गया था। ठीक है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, रेट ऑफ ब्रीथिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सर डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन के। भाई जितना ज़्यादा कम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। भाई जितनी कम थिकनेस होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएगा? रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्या करेगा? रेट ऑफ ब्रीथिंग कहो इसको, या फिर एक और चीज़ कह सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देख रहा हूँ मैं उसको, हटा दो उसको वहाँ से। हाँ, किताब में मत देखो, ऊपर देखो। सेकंड है, सेकंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर की, और एक और होता है डायरेक्ट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस होगा, और जितना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगा। हाँ वो लिखा तो चेक करो, एनसीईआरटी चेक करो, कर लो। थर्ड पॉइंट यही है, दो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। जितना कम थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सर रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ऐसे ही सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस में भी होगा। और थर्ड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 times higher than O2। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 जो है 20 से लेके 25 टाइम एक्स्ट्रा हाइयर होती है देन O2 इन ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा CO2 की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है 20 से लेके 25% एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू O2। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे थे, नोट कर लो। और हाँ, एक और टर्म रह गया था तुम्हारा बताना ना, चलो सुन, ऐसे सुन लो। जो हमारे मैमेलियन लंग्स होते हैं ना, क्या हम मैमल्स हैं? यस सर। क्या हम एनिमल है? एनिमल है, हाँ ठीक है भाई, है एनिमल है, हम प्लांट थोड़ी है। मैमेलियन लंग्स जो होते हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर रहता है हमेशा। कौन सा प्रेशर रहता है? नेगेटिव प्रेशर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सकिंग टाइप। जब न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी हो रही होती है मदर के फीटस से, तो उस टाइम पे जब वो डिलीवर होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स रहते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम ब्रीथ करता है, देखा है ना, जब बच्चा होता है तो वो रोता है या नहीं रोता? बच्चा रोता है। वो क्यों रोता है? सर उसका मन था, ऐसे ही थोड़ी रहेगा वो, नहीं, वो इसलिए रोता है क्योंकि उसके जो लंग्स होते वो जब अपने मदर के फीटस में होता है तो ऑक्सीजन, प्लेसेंटा होता है वो सारा काम उसके लिए कर रहा होता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका एक्सक्रीशन ले रहा होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। बट जब वो फर्स्ट टाइम दुनिया के बाहर आता है और सांस लेता है,
उस टाइम पे जो उसके लंग्स होते हैं चिपके हुए, जो कोलैप्स होते हैं, वो एकदम से फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह। और वो जितना अगर वो पहली बार सांस लेगा, जितना एयर उसके लंग्स में चला गया वो एयर उसमें फिक्स रह जाता है। मतलब ये लंग्स ऐसे चिपके हुए हैं आपस में। अरे कैसा बन गया डायग्राम, ये ऐसे है, ये ऐसे चिपके हुए हैं लंग्स। अब इसमें एयर आई, क्या आई? एयर आई, ये ऐसे फूल गए। तो इसमें ना कुछ प्रेशर यहाँ पे आ गया, ये प्रेशर बन गया नेगेटिव प्रेशर। क्या बन गया? नेगेटिव प्रेशर। अब ये जो प्रेशर बना है ये पूरी ज़िंदगी भर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर अंदर प्रेजेंट रहेगा, चाहे सांस ले या सांस ना ले, ये प्रेशर हमेशा रहेगा। अब हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो इस एरिया में आएगा, बस इस वाले एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि इस एरिया में पहले से ही प्रेशर रहेगा, चाहे वो सांस ले या फिर ना ले। अच्छा, जब कई बार क्या होता है ना, एक टेस्ट होता है कि जब बच्चा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर एक टेस्ट करता है ये चेक करने के लिए कि बच्चा फीटस से ही मरा हुआ पैदा हुआ है या फिर वो बाहर आने के बाद जिंदा था, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। तो वो चेक करता है कि वो यही लंग्स का कोलैप्सिंग वाला चेक करता है। अगर वो बाहर आया तो उसने सांस ली होगी, अगर वो जिंदा उसकी डिलीवरी, अगर वो लिविंग स्टेट में उसकी डिलीवरी हुई होगी तो उसने पक्का सांस ली होगी। और अगर सांस ली तो उसको वहाँ पे क्या मिल जाएगा? नेगेटिव प्रेशर। अगर वो नेगेटिव प्रेशर मिल गया तो ये पक्का है कि वो उसकी जो डिलीवरी हुई थी वो लिविंग स्टेट में हुई थी, वो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और अगर तो वहाँ पे प्रेशर नहीं मिला और उसकी डिलीवरी हो गई तो सर वो डेथेबल कंडीशन में ही उसकी ब्रीथिंग हुई थी, वो पहले ही अपने मदर के फीटस में डेथ हो चुकी थी उसकी। ठीक है, तो उसको नोट डाउन करो। अगला पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सर मैंने तुमको 3 टॉपिक लिखवाए थे, एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस था और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं, कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्प कर रही है, मैकेनिज्म कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, एयर को अंदर लेता है और एयर को बाहर छोड़ देता है, तो वो मैकेनिज्म के अंदर आता है। दूसरा मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअल में होती कहाँ है? 2 जगह मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताई थी। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा था? प्राइमरी साइट, डिफ्यूजन कह लो, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन सा था? एल्वियोलाई। सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कौन सा है सर? टिश्यू। तो 2 जगह हमें पढ़ना है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई से टिश्यू में किस तरह से एक्सचेंज आ रहा है। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमारा, अब तुम बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे ये जानकर कि सर हम तो सोचते थे लंग्स सांस लेता है, लंग्स तो हेल्प ही नहीं करता है इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इसके अंदर होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, कई बार तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लेते हैं और उसका मतलब ही नहीं पता होता कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बोल क्या रहा है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बोल रहा है कि इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसके अंदर कौन से मसल्स हेल्प करते हैं या फिर कौन सी कैविटी हेल्प करती है। तो लंग्स हमारे कहाँ सिचुएटेड होते हैं सर? थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी जो विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होती है। सर अगर सामने से देखूंगा तो वेंट्रल, पीछे से देखूंगा तो डोर्सल, साइड में से देखूंगा रिब्स, ऊपर से देखूंगा नेक, नीचे से देखूंगा तो डायफ्राम। ठीक है, पहली पॉइंट सर अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ये छोड़ो, ये लिख लो पहले ना, थोड़े से पॉइंट लिख लो। एक एवरेज ह्यूमन कैन ब्रीथ, एक एवरेज ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से
18 टाइम्स पर मिनट। कितना करता है? 12 से 18 टाइम पर मिनट। एंड मूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग इज एस्टिमेटेड बाय, मतलब ब्रीथिंग की मूवमेंट को हम पता करते हैं। एक हमारे पास मशीन होती है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। इसकी हेल्प से हमें स्पायरोमीटर, इसकी हेल्प से हमारे को ब्रीथिंग की मूवमेंट पता चल जाती है। एस्टिमेटेड मतलब एक अप्रोक्स पता चल जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जिस भी कंडीशन में वो आता है स्पायरोमीटर के ऊपर अपनी ब्रीथिंग चेक करने, उस कंडीशन में वो कितना ब्रीथ कर रहा है। ये तो एवरेज हो गया 12 से 18 टाइम, ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है। और अगर ज़्यादा कम कर रहे हैं तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम पल्मोनरी फंक्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब क्लिनिकली पल्मोनरी फंक्शन मतलब हम लंग्स के फंक्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं कि लंग्स एक्चुअल में क्या सही से काम कर रहे हैं या फिर सही से नहीं काम कर रहे। तो एक और चीज़ है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन क्लिनिकली असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी मतलब लंग्स का फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना वो मेन पॉइंट। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है ना, अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्सेशन हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्सेशन हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा। तो अल्टरनेटिव वे के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन। किसका वो मैं बताता हूँ, पर इस मैकेनिज्म ब्रीथिंग के अंदर हमेशा याद रखना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार रिलैक्सेशन होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू मसल्स। अब वो दो कौन से मसल है उनकी बात कर लेते हैं। पहले मसल का नाम है डायफ्राम। डायफ्राम को एक और नाम भी बोलते हैं फ्रेनिक मसल। ठीक है, सेकंड का नाम है इंटरकोस्टल मसल। और इंटरकोस्टल मसल होते कहाँ हैं? इन बिटवीन रिब्स। अभी मैं आपको रिब्स का ना एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। बाकी ओरिजिनली रिब्स के जो डायग्राम है हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो अभी छोटा सा डायग्राम देख लो ताकि ये समझ आ जाए इंटरकोस्टल मसल रिब्स में कहाँ होते हैं। ये हमारी क्लैविकल बोन, ठीक है, ये हमारी रिब्स, ये स्टेरनम है। क्या है ये? स्टेरनम। इस स्टेरनम पे हमारी रिब्स अटैच होती है 7। हमारी रिब्स होती कितनी है? 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितनी होती है? 24, और 12 का होता है पेयर। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 के नीचे 7 से अटैच होके हमारी आती है 3। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 9 ये भी 10, ठीक है। ये भी 7 8 9 10 और इसके नीचे हमारी 2 फ्लोटिंग वाली और होती है। ये 11 12, तो ये हमारी रिप्स होती है। एक साइड का बनाएंगे क्योंकि अभी समझाना है, 2 साइड का बनाएंगे कब, जब हम उसकी बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो हमारी 12 होती है टोटल। इस चेयर में 7 अटैच होती है, बाकी जो 3 होती है ना, ये 8 9 10 वाली नंबर में, ये 7वीं नंबर वाली रिप से ही अटैच होती है। और बाकी जो नीचे होती है 11 और 12 ये फ्लोटिंग होती है। अपने यहाँ पे गिनते चले जाओ। हाँ, तुम्हारे को 7 से नीचे 8 9 10 दिखेगी, उसके बाद नीचे होगी फ्लोटिंग। और ये पीछे जाके ये यहाँ से स्टार्ट होके पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इधर होती है और ऐसे इधर होती है। इनके बीच में हमारे पास मसल प्रेजेंट होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंटरकोस्टल मसल। ये देखो, इनके बीच में प्रेजेंट है ये। ये इनके बीच में प्रेजेंट होता है मसल। इसको मैं जूम करके लेकर आता हूँ। ये रहा मसल। ठीक है। अगर मैं ये मसल मेरे पास जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं इंटरकोस्टल मसल। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल को हम ICM भी कहते हैं। और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इस अगर मसल को मैं जूम करूं, जो ये सामने से देखो, ये मेरी ये रिब्स है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल। अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो मैं इसको बोलूँगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और अगर ये पीछे से मैं इसको देखूँगा तो इसको मैं बोलूँगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ऐसे यहाँ पे इसको मैंने सामने से देखा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और इसको अगर पीछे की साइड से देखूँगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये हेल्प करते हैं किस में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर। तो जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, ये हेल्प करता है नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर। ये नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर यूज होता है। और जो हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये यूज होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग में। ठीक है, तो इतना याद रखना। बाहर वाला यूज होता है, पहली बात तो प्रेजेंट कहाँ होता है, रिब्स के बीच में। बाहर की साइड से देखेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, अंदर की साइड से देखेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है। बाहर वाला हेल्प करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल ब्रीथिंग में, और अंदर वाला हेल्प करता है फोर्सफुल ब्रीथिंग में। इतना नोट कर लो। उसके बाद मैं बताता हूँ इंस्पिरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है और रिलैक्सेशन में क्या होता है, नोट करो उसको। हो गया, नोट हो गया। रब कर दूँ, इस वाले हिस्से को रब कर रहा हूँ बस मैं ना, ये समझाने के लिए ही बताया था। ये क्लैविकल बोन होती है हमारी, जो ब्यूटी बोन होती है ना, जिसको हम बोलते हैं, ये वो वाली बोन होती है क्लैविकल। इसको रब करता हूँ, बताता हूँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है। बाकी इसकी डिटेलिंग ना रिब्स की हम वहाँ पे करेंगे इस चैप्टर में।
जॉइंट बोन्स वाले चैप्टर में, जिसको हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर है ना ये दिए हुए। चलो जी, हाँ ए कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होता है। इसको एक नारा याद करेंगे सारे मिलके, जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं किसका बढ़ेगा वो बता रहा हूँ, सब्र तो करो, रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर से, जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हो गया सर। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हमारे कितने मसल होंगे? दो। एक हमारा होगा सर डायफ्रागम और एक होगा हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, अगर मैंने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिखा है तो ये मेरे को पहले से पता है बाय डिफॉल्ट ये कौन सी ब्रीथिंग है? ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। ठीक है, तो डायफ्रागम में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में हुआ। अच्छा, डायफ्रागम होता कहाँ है? यहाँ होता है, यहाँ होता है सर, नीचे। ऐसे बात करते हैं, ऊपर हमारा नेक है, यहाँ पे डायफ्रागम। सामने की बात करें तो स्टर्नम है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। ये मैंने बोला था हमारा ये एंटीरियर पे होती है नेक, और ये डायफ्रागम होता है पोस्टीरियर पे। स्टर्नम का होता है हमारा वेंट्रल साइड पे, और ये जो वर्टिब्रा ये होता है डोर्सल साइड पे। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्रागम के अंदर, अगर डायफ्रागम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सी एक्सिस मूवमेंट, कौन सी एक्सिस मूव करेगी? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर तो कौन सी एक्सिस में आता है? देखो, ये वेंट्रल और डोर्सल के बीच में ये लेटरल है। अगर ये मूवमेंट करेगी तो ये वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस में मूवमेंट होगी, और अगर डायफ्रागम की मूवमेंट होगी तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बीच में होगी। समझ आ रहा है? मैंने ये बोला कि भैया डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन से एक्सिस में होगा? डायफ्रागम है कौन से एक्सिस में? सर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन भी कौन से एक्सिस में होगा? सर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब मैंने बोला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये है किसके बीच में? वेंट्रल और डोर्सल के बीच में। और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन से एक्सिस में होगा? सर वेंट्रो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डायफ्रागम का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में होगा। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होगा तो उसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में होगा। बट ठीक है सर, हमने आपने बोला कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक अल्टरनेशन प्रोसेस में होता है, और इनके बीच में दो मसल हेल्प करते हैं। डायफ्रागम करता है और इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है। इंटरकोस्टल मसल भी कितने होते हैं सर? दो। नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है, और फोर्सफुल ब्रीथिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है। ठीक है सर, और हमें इनकी एक्सिस भी पता चल गई। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्रागम का तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होगा तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। बट सर कॉन्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है? जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? हमारे लंग्स कहाँ सिचुएटेड है सर? थोरैसिक कैविटी के अंदर। तो थोरैसिक चैम्बर का या फिर कैविटी का, चलो कैविटी लिख देते हैं, अब कैविटी बोल दिया तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। ये तो सर नॉर्मल ब्रीथिंग में। आपने सर
फोर्सफुल ब्रीथिंग भी तो बताइए, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है साहब, फोर्सफुल ब्रीथिंग में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन वो फोर्सफुल ब्रीथिंग का होगा, तो उसके अंदर ये याद करना है थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोरैसिक ब्रीथिंग, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। नारा याद करो, जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका? थोरैसिक कैविटी का। कौन सी ब्रीथिंग में? सर नॉर्मल ब्रीथिंग में। और फोर्सफुल ब्रीथिंग में थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। कब? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ रिलैक्सेशन की। सर रिलैक्सेशन में इसका अपोजिट होगा, क्योंकि अल्टरनेशन प्रोसेस है, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन 2 मसल का हुआ है तो रिलैक्सेशन भी कितने मसल का होगा? सर 2 का। रिलैक्सेशन हमारा एक पैसिव प्रोसेस है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं लगती। कॉन्ट्रैक्शन हमारा एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसलिए उसको हमने क्या लिखा? एक्टिव प्रोसेस। रिलैक्सेशन हुआ कोई कितने मसल का? 2। कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए थे? 2। डायफ्राग्राम कौन सी एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन से एक्सिस में? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। रिलैक्स करा दिया। सर कॉन्ट्रैक्शन होने पे वॉल्यूम बढ़ा था, तो रिलैक्सेशन होने पे क्या होगा? सर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। किसका? थोरैसिक का। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल की बात हो गई। बाय डिफॉल्ट है ये कौन सी ब्रीथिंग होगी? सर नॉर्मल ब्रीथिंग। सर जैसे आपने ऊपर फोर्सफुल ब्रीथिंग का बताया था, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेटा बढ़ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एक याद कर लो कि जब जब भी वॉल्यूम, जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है नॉर्मल ब्रीथिंग में, फिर फोर्सफुल में अपोजिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा था तो रिलैक्सेशन के टाइम पे कम हो गया, और इसका फोर्सफुल ब्रीथिंग अपोजिट, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन क्या होता है और कैसे इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। ये मैंने अब तुम्हारा बेसिक सेट कर दिया। अगर तुम्हारे को ये याद है तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन खत्म, नोट करो उसको। चलो अब पढ़ेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। कब? नॉर्मल ब्रीथिंग में। और फोर्सफुल ब्रीथिंग में कम हो जाएगा, इसको याद रखना। तो पहला पढ़ रहे हैं हम इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मेरा ना एक एक्टिव प्रोसेस है। अब वो क्यों है मैं बताता हूँ। इंस्पायरेशन के अंदर मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मैंने लिखवाया था कॉन्ट्रैक्शन कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस। सर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कितने मसल में होगा? सर 2। कौन कौन से? सर डायफ्रागम एंड सेकंड मेरे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सर जब आपने इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात कर दी तो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट ये हम नॉर्मल ब्रीथिंग की ही बात कर रहे हैं। कौन सी ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीथिंग की। ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्शन कराया हमने डायफ्राग्राम में। डायफ्राग्राम कौन सी एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट करता है? सर एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में करता है। ठीक है सर। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये करता है सर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में करता है। जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सी ब्रीथिंग में? नॉर्मल में। और फोर्सफुल ब्रीथिंग में कम होगा। ठीक है सर, हमने बढ़ा दिया थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज कर दिया। अच्छा हमने ये पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन PV = nRT पढ़ी। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ और कांस्टेंट की वैल्यू मैं रख दूँ K, मैंने क्या माना इसको? ये क्या है? K। तो
पी वी इक्वल्स टू क्या हो गया के, और मैं लेट कर रहा हूँ कि के इक्वल्स टू कितना है 1, तो पी वी इक्वल्स टू कितना हो गया 1, तो पी ये रिलेशनशिप बन जाएगा क्या, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी के, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके वी के, मतलब अगर मैं वी को बढ़ाऊंगा तो पी को क्या होना करेगा, पी को क्या होना होगा कम। अब पी है क्या सर, ये प्रेशर, और वी क्या है वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को कम करूँ तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाऊँ तो प्रेशर कम होगा। ये किसका रिलेशनशिप है, इन्वर्सली रिलेशनशिप। पढ़ोगे इनर्ट गैस इक्वेशन के अंदर पढ़ोगे ये वाला जो इनका रिलेशनशिप है ना, कि सर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या हमने थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाया, अच्छा किसका बढ़ाया सर, हमने कैविटी का बढ़ाया। किसका बढ़ाया, कैविटी का। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाऊंगा वैसे ही मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, और उस प्रेशर का नाम है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सर लंग्स का प्रेशर कम हो गया, मैंने एक बात बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होता है, प्रेशर की हमेशा मूवमेंट होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ज़्यादा से कम की तरफ। अब मान लो ये 2 डब्बे हैं, कितने डब्बे हैं 2, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, ये प्रेशर है। अब प्रेशर की मूवमेंट कहाँ होगी सर, हायर टू लोअर, 10 से 5 की तरफ। अब बताओ 5 से 10 की तरफ, अब बताओ 8 से 5 की तरफ। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है, ज़्यादा से कम की तरफ। हायर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ उसकी मूवमेंट होना। सर मैंने थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा, कम। मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, कम। अगर प्रेशर कहाँ का कम हुआ है, ये लंग्स की बात कर रही है, कहाँ का कम हुआ है, लंग्स की। अब ये देखो, ये है लंग्स, यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रेशर हो गया कम, यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर था मान लो 10 प्रेशर था, और यहाँ पे भी कितना था 10। अब प्रेशर अंदर से, क्या बाहर से अंदर की तरफ हवा एयर आएगी, नहीं, अंदर एयर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रेशर को कम। अब मैंने कर दिया सर 5, क्या कर दिया सर 5। अब हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बाहर से इनसाइड ऑफ लंग्स। तो मैंने यहाँ पे देखो, जब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो मेरे पास प्रेशर क्या हो गया, कम। उस प्रेशर का नाम क्या था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स में प्रेशर कम करवा दिया सर, कम करवा दिया। अब बाहर की हवा कहाँ जाएगी, अंदर आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इनटू लंग्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्यों बोल रहा हूँ। आया प्रोसेस समझ। इंस्पायरेशन हमारा कैसा प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। नॉर्मल ब्रीथिंग में, फोर्सफुल ब्रीथिंग में कम होगा। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, कैविटी में इंक्रीज होगा। अच्छा देखो, सांस लो, ये सारा का सारा जो हमारा बाहर आ गया, गुब्बारे की तरफ उड़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ा, डायफ्राम का ऊपर की तरफ, और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कैसे बढ़ा, स्टर्नम बाहर। आ रहा है समझ। तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अरे देखो ना, सांस लो, सांस नहीं आती क्या लेने, लो देखो नॉर्मल सांस लिया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम नीचे और हेड हमारी नेक ऊपर, ठीक है। अब दोबारा सांस लो, अब स्टर्नम और वर्टिब्रल वाला महसूस करना। सांस लिया, ये कहाँ आ गया, स्टर्नम आउटसाइड, तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में मूव, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस क्या है, वॉल्यूम बढ़ा, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा। अरे मैंने यही तो बताया था, यही तो मेरा थोरेसिक चैम्बर होता है। सामने से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर से हेड, ऊपर से नेक और नीचे से
डायफ्राम। तो इस चारों कैविटी में ही तो वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम किस में बढ़ता है? कैविटी में। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर किस में कम होता है? लंग्स में। कैविटी में प्रेशर, कैविटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं और प्रेशर की बात करते हैं हम लंग्स में। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, होगा सर, इक्वेशन से देख लिया। अगर अंदर का प्रेशर कम हो गया और प्रेशर की मूवमेंट कहाँ होती है? ज़्यादा से कम की तरफ, बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो प्रेशर अब एयर कहाँ आएगी? बाहर से अंदर की तरफ। एटमॉस्फेयर एयर ड्रॉन इनटू लंग्स, इसको क्या बोलेंगे हम? इंस्पिरेशन। अब एक्सपायरेशन देख लेते हैं। अगर इंस्पिरेशन मेरा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, अगर इंस्पिरेशन में मेरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा? रिलैक्सेशन। लिख लेते हैं, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से ना, ये, ताकि तुमको याद रहे। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी, हमने ये पढ़ लिया इंस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है। एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है? रिलैक्सेशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन जितने मसल का हुआ था उतने मसल का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन होता कैसा है? हमेशा पैसिव प्रोसेस, कोई भी एनर्जी नहीं लगती इसके अंदर। पैसिव प्रोसेस। रिलैक्सेशन कराया कितने मसल का? 2। पहला डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अरे कॉन्ट्रैक्शन कराया तो क्या वॉल्यूम बढ़ा था? प्रेशर कम हुआ था। रिलैक्सेशन में क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। डायफ्राम रिलैक्स होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट भी इसी एक्सिस में हुआ था। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, क्योंकि सर ये कॉन्ट्रैक्शन भी इसी एक्सिस में हुआ था। इन दोनों में क्या कराया हमने? सर थोरैसिक रिलैक्सेशन होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? सर IPP मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे लिख लो IPP क्या होता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। IPP क्या बढ़ जाएगा? IPP क्या होगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम करूँगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ गया। अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो अब मूवमेंट कहाँ होगी? ज़्यादा से कम की तरफ। अब अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर। इस चीज़ को क्या बोलते हो? एक्सपायरेशन। ये होगा एक्सपल्शन ऑफ एयर इनटू एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे हम? सर एक्सपायरेशन। सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब लगे हाथ तो ये भी देख लो। NCERT हमारी बात करती है, एक और है फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। फोर्सफुल एक्सपायरेशन हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? ये ना लाइन लगाता हूँ, एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। मैंने कहा था जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा नॉर्मल ब्रीथिंग में। सर अब फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात आ गई तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? और इसके अंदर तो अलग मसल हेल्प करते हैं। मैंने कहा था नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो पहला मसल का नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरे मसल का नाम है यहाँ पे जो यूज़ होता है एब्डोमेन मसल। ठीक है। अब यहाँ पे डायफ्राम यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर हमारा एब्डोमेन मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज़ होता है। ठीक है। और नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर हमारा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ,
कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम डाउन, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था सर, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। अब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सर अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, अंदर का प्रेशर बढ़ गया सर बाहर से, तो अब एयर कहाँ जाएगी, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ। तो इसको हमने बोला एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सेम है, थोड़ी इस वाले नॉर्मल एक्सपायरेशन से क्या अपोजिट है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम सेम है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मसल चेंज हो गया। एक का नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे का नाम है एब्डोमेन मसल। इसके ऊपर क्वेश्चन आया भर भर के नीट में, CBSE में, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन प्रोसेस और एक्सपिरेशन प्रोसेस, अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कर लिया, नोट डाउन कर लिया। एक बार दोबारा बताऊं क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, अल्टरनेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दो मसल, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। वो कितने होते हैं, दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल किस में हेल्प करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग में, और इंटरनल किस में हेल्प करते हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर। अच्छा, मैकेनिज्म ब्रीथिंग होता है क्या है सर, इंस्पिरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पिरेशन किस प्रोसेस से होता है, कॉन्ट्रैक्शन से, और एक्सपायरेशन कौन से प्रोसेस से होता है, रिलैक्सेशन से। कॉन्ट्रैक्शन हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है और रिलैक्सेशन हमारा पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्शन कराया, जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब वॉल्यूम बढ़ेगा, किस में, कैविटी में, कौन सी, थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कौन सी ब्रीथिंग में, नॉर्मल ब्रीथिंग में, और फोर्सफुल ब्रीथिंग में डाउन हो जाएगा। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, लंग्स का प्रेशर कम हुआ, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हुआ, तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, बाहर से अंदर की तरफ। इसको बोला हमने इंस्पिरेशन। और कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। एक्सपायरेशन के पास आओ, रिलैक्सेशन हुआ दोनों मसल का, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्शन भी उन्हीं दो का हुआ था। और ये कैसा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात आ जाए तो बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोसेस है, नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये रिलैक्सेशन के, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सर वॉल्यूम बढ़ा था, रिलैक्सेशन के अंदर वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, बाहर से अंदर की तरफ। एक्सपेल्शन ऑफ एयर इनटू एटमॉस्फेयर, क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। फोर्सफुल ब्रीथिंग हमारा, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन, मैंने कहा फोर्सफुल ब्रीथिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है, और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग का होगा तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग में होता है तो वो कैसा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। फोर्सफुल ब्रीथिंग में हमने वॉल्यूम को कम कराया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अंदर बढ़ गया, तो हवा कहाँ चलेगी, एयर कहाँ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ। और इसके अंदर दो मसल यूज़ करते हैं हम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमेन मसल, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो ये एक्टिव प्रोसेस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल एक लेक्चर लूँगा, बहुत छोटा सा लेक्चर है, वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ का, होगा 30-40 मिनट का, या 30 मिनट का मान लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का तो नहीं होगा। आज के लिए इतना रखते, एक लेक्चर कल लेते, देख लेते, कल एक्स्ट्रा क्लास रख लेते, ठीक है। ओके बाय, बने रहिए, जुड़े रहिए YK डेस्टिनी बायोलॉजी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।